नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं अपक्षय के प्रकार, अपक्षय अनाच्छादन। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अपक्षय की परिभाषा, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अपक्षय के प्रकार के बारे में जानेंगे। भौतिक, रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रमों के समूह को हम अपक्षय कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसके निकटस्थ सेलों को विदीर्ण करने हेतु क्रियाशील रहते हैं। अपक्षय के प्रक्रमों को सेलों के यांत्रिक विधि से टूटने, जिसको हम विघटन कहते हैं, तथा रासायनिक रूप से विदारण, जिसको हम वियोजन कहते हैं, के अनुसार भी विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से अपक्षय को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: यांत्रिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय हम लेंगे ताप परिवर्तन द्वारा खंडों का विघटन या सेलों का विघटन, ताप परिवर्तन के कारण सेलों का कणीय विघटन, वर्षा जल और ताप के कारण सेल बंधन, तुषार द्वारा पिंड विघटन, ताप एवं वायु द्वारा अपसल्कन या अपत्रण, दाह मुक्ति द्वारा विघटन एवं अपदलन। रासायनिक अपक्षय में जल अपघटन, जल संयोजन, सिलिका पृथक्करण, ऑक्सीकरण और कार्बोनेटीकरण। जैविक अपक्षय में हम देखेंगे जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय और वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय के अंतर्गत सेलें टूटती या विदीर्ण होती है, जिनके पदार्थों के संगठन में शून्य अथवा नगण्य सा परिवर्तन होता है। यह वस्तुतः विघटन का भौतिक प्रक्रम है। यांत्रिक अपक्षय का अभिप्राय सेलों के भौतिक स्वरूप में टूट फूट से है, जो रासायनिक संगठन में बिना परिवर्तन हुए होता है। भौतिक कारकों द्वारा सेलों के ऊपर बल तथा प्रतिबलों द्वारा आघात पहुंचता है, जिससे उनमें खंडीय तथा कणीय विघटन होता है। विघटन की प्रक्रिया अनेक प्रकार से संपन्न होती है, जिसमें मुख्य रूप से ये हमने अलग अलग भाग में बांट रखा है: ताप, वर्षा, तुषार, ताप एवं वायु, दाह मुक्ति। ये देखते हैं ताप परिवर्तन द्वारा सेलों का विघटन। रवेदार आग्नेय सेलों के कण ताप के बढ़ने पर फैलते हैं तथा ताप के घटने पर संकुचित होते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, ग्रेनाइट सेल पर 65.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि होने पर प्रति 30 मीटर के अंतर पर 2.5 सेंटीमीटर क्षैतिज विस्तार होता है। इसी अनुपात में ताप का ह्रास होने पर संकुचन होता है। इस बार बार प्रसार और संकुचन के कारण सेलों में तनाव के कारण संधियाँ विकसित होती है और इन संधियों के सहारे बड़ी चट्टानें बड़े पिंडों में टूटती रहती है। ताप परिवर्तन के कारण सेलों का कणीय विघटन। उष्ण मरुस्थलों में दैनिक तापमान के अंतर की अधिकता होती है। बड़े कणों वाली सेलें, जो विभिन्न खनिज तथा रंगों वाली होती है, तापमान में अंतर के कारण अधिक प्रभावित होती है और इसके कारण चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। वर्षा जल एवं ताप के कारण सेल बंधन। उष्ण प्रदेशों में दिन के समय तपती हुई सेलों पर यदि वर्षा जल की छींटें पड़ती है तो वे चट्टानें लगती है, जैसे सेलें छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती है। ये क्रिया उसी प्रकार होती है जैसे शीशे की गर्म चिमनी पर जल के छींटें डालने पर शीशा चटकर टूट जाता है। तुषार द्वारा पिंड विखंडन। शीत प्रधान, हिमाच्छादित, उच्च अक्षांशीय एवं उच्च पर्वतीय प्रदेशों में जल बार बार जमता है और पिघलता रहता है। तुषार की क्रिया से बड़े बड़े शिलापंडों का विघटन होता है। बालू का पत्थर और सेल जैसी औषधि सेलों में ये क्रिया अधिक होती है। ताप एवं वायु द्वारा अपसल्कन या अपपत्रण। मानसूनी एवं शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थलों में ताप एवं वायु के सम्मिलित कार्य से सेलों की परतें उखड़ती है। रवेदार सेलों में क्षैतिज परतें ढीली पड़कर प्याज के छिलकों की भांति उखड़ती है। तापांतरों के कारण मरुस्थलों में सेलों में प्रसार व संकुचन की क्रियाएं क्रमशः होती है, जिससे सेलों की ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है, तब ऊपरी परत परतक होने लगती है। इसी क्रिया को हम अपसल्कन या अपपत्रण कहते हैं। दाब मुक्ति द्वारा विघटन। ऊपरी सेलों के दबाव से निचली परतों में स्थित आग्नेय तथा कायांतित सेलों में रवे बनते रहते हैं। जब ऊपरी सेलों का अपरदन हो जाता है तो निचली सेलों के ऊपर से दबाव हट जाता है। इससे उनमें दरार व चटकने पड़ जाती है तथा सेलों का विखंडन होता है। रासायनिक अपक्षय।
वायुमंडल के निचले स्तर में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, किंतु जल अथवा नमी के अभाव में ये तत्व निष्प्रभावी रहते हैं। नमी या जल का संयोग होते ही ये तत्व अपक्षय की दृष्टि से सक्रिय हो जाते हैं तथा छोलक का कार्य करते हैं। इनके संयोग से सेलों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, खनिजों की रचना होती है। सेल खनिजों में पुनर्व्यवस्था के कारण उनमें वियोजन की क्रिया होती है। रासायनिक अपक्षय के मुख्य प्रक्रम निम्नलिखित हैं। जल अपघटन द्वारा अपक्षय। वर्षा का जल सेल पदार्थों से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक अम्लों तथा कार्बनिक पदार्थों को घोल लेता है तथा उस घोल से नए रासायनिक मिश्रण को उत्पन्न करता है। जल की यह रासायनिक अभिक्रिया जल अपघटन कहलाती है। जल संयोजन द्वारा अपक्षय। जल के साथ लवण का मिश्रण होने पर कुछ अम्ल तथा क्षार निर्मित होते हैं, जैसे हम उदाहरण के लिए देखते हैं फेल्सपार खनिज में जल संयोजन होने पर उसमें से कोलाइडी सिलिका निकल जाती है तथा महत्वपूर्ण काओलिन एवं मृत्तिका उत्पन्न होती है। सिलिका पृथक्कीकरण द्वारा अपक्षय। सिलिका युक्त सेलों में जब जल द्वारा रासायनिक विधि से सिलिका तत्व के पृथक होने की क्रिया होती है, ग्रेनाइट सेल में सिलिका तत्व अधिक पाया जाता है। इनमें से कुछ क्वार्ट्ज के रूप में होते हैं तथा अधिकांश सिलिकेट के रूप में होते हैं। सिलिकेटों का जल द्वारा पृथक्करण होने से सेलें ढीली पड़ जाती है तथा उनका वियोजन आसानी से हो जाता है। ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीजन वायु जल से मिलकर सेलों के खनिजों को ऑक्साइड में परिवर्तित करती है। इससे सेलों का अपघटन होता है। आग्नेय सेलों में लोहे के ऊपर ऑक्सीकरण द्वारा जंग लग जाती है, इससे वे गल जाती है। उष्णार्द्र क्षेत्रों में सेलों पर ऑक्सीकरण द्वारा पीले व लाल रंग की मिट्टियाँ उत्पन्न होती है। कार्बोनेटीकरण द्वारा अपक्षय। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ मिश्रित होकर कार्बोनेट उत्पन्न करती है। इनसे सेलों के घुलनशील तत्व पृथक होते हैं, जैसे लोह सल्फाइड या पायराइट पर कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित जल की क्रिया से लोहे के कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाते हैं। तीसरा है जैविक अपक्षय। वनस्पति, जीव जंतु और स्वयं मानव भी सेलों के भौतिक अपक्षय में योगदान देते हैं। जीव जंतुओं द्वारा अपक्षय। पृथ्वी की ऊपरी परत में अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े तथा बिल बनाने वाले जीव जंतु रहते हैं। ये भूमि को खोद कर उसे ढीला व पोला बनाते हैं। गोफर, प्रेरी कुत्ते, लोमड़ी, गीदड़, बीजू, चूहा, चींटी, दीमक आदि जीव ऐसे ही हैं जो बिल बनाते हैं। वनस्पति द्वारा अपक्षय। वनस्पति द्वारा दो प्रकार से अपक्षय होता है, भौतिक और रासायनिक। पौधे, घास तथा वृक्षों की जड़ें भूमि में गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है। नीचे की ओर फैलती जड़ें सेलों की दरारों को विस्तृत करती है, जिससे सेलों में तनाव तथा विघटन होता है। वनस्पतियों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं जो सेल खनिजों को वियोजित करके सेलों को कमज़ोर बनाते हैं। वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेष जब सड़ व गल जाते हैं तो उनके भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जैविक अम्ल पृथक हो जाते हैं। जल के साथ मिलकर ये सक्रिय गोलक का कार्य करते हैं तथा सेल खनिजों को वियोजित करते हैं। इस क्रिया को हम किलेटन के नाम से भी जाना जाता है। मानव द्वारा अपक्षय। मनुष्य अपनी विभिन्न आर्थिक क्रियाओं द्वारा सेलों के अपक्षय में योग देता है। वनों के शोषण से वह वानस्पतिक अपक्षय में सहयोग करता है। सुरंगें खोदना, खान, रेलवे लाइन डालने के लिए मिट्टी खोदना, सड़क निर्माण के लिए, माइंस आदि के लिए मानव सेलों का अपक्षय करता रहता है। धन्यवाद।